बच्चों, तो तैयार हो जाइए हमारा नए लेक्चर पढ़ने के लिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 9 और आज हम पढ़ेंगे विद्युत सेल के बारे में। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, सेल का आंतरिक तोड़ क्या होता है, ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। विद्युत सेल ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको समझना है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है इसको। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए विद्युत सेल। और विद्युत सेल का मतलब होता है कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। कैसे बनाए रखती है कि विद्युत सेल में ऐसी तमाम रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि सेल वह युक्ति है, सेल वह युक्ति मतलब डिवाइस, वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। ये परिभाषा बता सकते हैं कि जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित करना होता है तो हम लोग क्या लगा देते हैं उसमें, सेल। और सेल की एक विशेषता होती है कि ये रासायनिक ऊर्जा, उसमें रासायनिक पदार्थ भरा जाता है, उसमें एक ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती हैं और कन्वर्ट होकर के वो आवेश के प्रवाह को बनाए रखती हैं। ऐसी युक्त कहलाती है विद्युत सेल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे कि सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। ध्यान रखना है कि सेल जो होता है ये आवेश को चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ना कि चालक को इलेक्ट्रॉन। यानी एक जनरल हम लोग कह देते हैं कि बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। सेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, वो सिर्फ जो चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, सेल दो प्रकार के होते हैं, इसे लिख सकते हैं सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं? नंबर 1 प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, और नंबर 2 होता है द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो प्राथमिक सेल कौन से सेल होते हैं? इन सेलों को, कौन सेल होते हैं? इन सेलों को
को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। यानी ये जैसे जैसे यूज करेंगे हम, इनका जो रासायनिक पदार्थ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और ये खराब हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। तो ऐसे सेलों को कहा जाता है प्राथमिक सेल, यानी जिनको केवल एक बार यूज, बनाने के बाद हम केवल उनका एक बार यूज करें और ये बेकार हो जाएं, तो ऐसे सेलों को कहते हैं प्राथमिक सेल। यानी इन सेलों को हम दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो है क्या कह सकते हैं कि इनमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं। ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, दो प्रकार की अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय, ठीक है ना। जो अनुत्क्रमणीय जो एक ही दिशा में होती हैं और उत्क्रमणीय का मतलब जो दोनों दिशाओं में होती हैं। तो इसमें जो अभिक्रिया होती है कौन सी होती है प्राथमिक सेलों में? अनुत्क्रमणीय होती है, ठीक है ना। जैसे नाम भी हम याद कर सकते हैं कौन से सेल ऐसे होते हैं, जैसे शुष्क सेल, जैसे शुष्क सेल, ये हम लोगों ने देखा होगा टार्च वगैरह में यही वाले सेल डाले जाते हैं। शुष्क सेल हो गया डैनियल सेल, डेनियल सेल हो गया, लेग्लांसी सेल, लेग्लांसी सेल। ये जो दो सेल हमने लास्ट में जो लिखे हैं डेनियल सेल और लेग्लांसी सेल, ये हम अपने फिजिक्स लैब में देखने को मिलते हैं और इन्हीं के द्वारा हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो ये तीनों सेल अलग, शुष्क सेल भी यूज होता है, डेनियल सेल भी यूज होता है लैब में, लेग्लांसी सेल भी यूज होता है। तो ये अपने आपने स्कूल की लैब में, आप फिजिक्स लैब में देख सकते हैं। और जो द्वितीयक सेल कौन से होते हैं? इन सेलों, कुछ सेल ऐसे भी सेल होते हैं जिनको चार्ज कर लेते हैं, खत्म हो गया तो उसको चार्ज कर लिया तो फिर उस पर चार्ज इकट्ठा हो गया और दोबारा फिर उसको यूज करने लगे। तो इन सेलों को कहते हैं द्वितीयक सेल। यानी इन सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है। जैसे सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, ठीक है। जिनको हम पुनः चार्ज कर सके उनको कहते हैं द्वितीयक सेल। तो ये सेल तो जैसे जो जितने मोबाइल में पड़े होते हैं ये वाले सेल, गाड़ियों में रहते हैं ये वाले सेलों का यूज किया जाता है कि जब चार्ज खत्म हो जाए तो इनको फिर हम चार्ज दे करके पुनः काम में ला सके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वह सेल एक ऐसी युक्ति है जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। क्योंकि अगर इसकी सामान्य संरचना अगर देखें तो हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है, एक बर्तन होता है, उस बर्तन में एक घोल भरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघट्ट। ये अलग अलग सेलों में अलग अलग होता है। जैसे हम डेनियल सेल की बात करेंगे या लेग्लांसी सेल की बात करेंगे तो उसमें अलग अलग घोल भरा जाता है। सीसा संचायक सेल, इसमें भी अलग घोल भरा जाता है, शुष्क सेल उसमें अलग घोल भरा जाता है। तो ये जो भी घोल भरते हैं वो कहलाता है विद्युत अपघट्ट। क्या कहते हैं इसको? विद्युत अपघट्ट। जैसे हम लोग लेग्लांसी सेल ज्यादा यूज करते हैं हम लोग लैब में, तो लेग्लांसी सेल में अमोनियम क्लोराइड भरते हैं, ठीक है ना। डेनियल सेल है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा जाता है। सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड
को यूज करते हैं। तो ये अलग अलग विद्युत अपघट्य भरे जाते हैं और इसमें दो प्लेटों को डाला जाता है। ये अलग अलग धातुओं की बनी होती है। तो जैसे ही हम इन प्लेटों को डालते हैं तो ये अपने आप, इसमें ऐसी रासायनिक क्रिया होती हैं कि अपने आप एक प्लेट धनावेशित हो जाती है और दूसरी ऋण आवेशित हो जाती है। इन प्लेटों को कहा जाता है इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जो प्लेट धनावेशित हो जाती है उसको कहा जाता है एनोड। एनोड का मतलब धन वाला जो सिरा होता है सेल का। इस सेल में दो सिरे होते हैं, एक धन वाला सिरा होता है, माइनस वाला सिरा होता है। तो जो धनात्मक सिरा होता है उस वाली प्लेट को कहते हैं एनोड और जो ऋण वाला जो सिरा होता है उसे कहा जाता है कैथोड। ठीक। अब देखो, जब जैसे हमने इसमें दोनों प्लेटों को डाला, यानी जो इलेक्ट्रोड हमने डाले तो एक धनावेशित हो गई, एक ऋणावेशित हो गई, यानी एक जो प्लेट है वो उच्च विभव पर हो गई, दूसरी निम्न विभव पर हो गई। तो जब हम किसी चालक तार को, यानी ये मान लेते कोई चालक तार है, इसको हमने इस बैटरी के सिरों से जोड़ दिया। बैटरी या सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है? जब कई सेलों को जोड़ करके जब कई सेलों को जोड़ते हैं तो वो बैटरी का काम करने लगती है। भाई एक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है बहुत कम होता है। जब हमको ज्यादा वोल्ट की बैटरी बनाना होता है तो उन सेलों को जोड़ करके, जैसे हम लोग जो सेल, शुष्क सेल हम लोग देखते हैं बाजार से लाते हैं तो उसमें 1.5 वोल्ट लिखा रहता है। अब 1.5 वोल्ट से अगर कोई चीज चलने वाली है तब तो एक ही सेल से काम चला लिया, और अगर मान लेते हैं ज्यादा 12 वोल्ट की जरूरत है तो फिर 19 सेलों को जोड़ करके हम एक बैटरी बना लेते हैं। ठीक है ना? तो जब जोड़ के बैटरी बनाएंगे तो वो 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, जितना सेल जोड़ेंगे उसी आधार पर उतने वोल्ट की बैटरी बन जाती है। कह सकते हैं कि बैटरी एक सेलों का संयोजन होती है। ठीक है ना? तो ये हमने एक सेल बनाया है और सेल को अगर हम एक बाह्य प्रतिरोध के सिरों से जोड़ दें तो क्या होगी? इसमें धारा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगती है। तो जब धारा इधर चलेगी तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलेगा? धारा का प्रवाह तो ऐसे होता है, इसमें इस डायरेक्शन देखा जाए तो एक ऐसी डायरेक्शन होगी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन हमेशा धारा के प्रवाह में, धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो सब कैसे चलेंगे? इस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, इस चित्र के अनुसार। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहां जब आ जाते हैं तो फिर यहां से फिर इधर चलेंगे इलेक्ट्रॉन चलने की डायरेक्शन ऐसी होगी, फिर यहां पहुंचेंगे, फिर घूम करके ऐसे पूरा एक चक्र पूरा होता है, तभी धारा का प्रवाह होता है। ठीक है ना? तो जो इलेक्ट्रॉन गोल के अंदर एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जाते हैं तो ये जो विद्युत अपघट्य है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? घोल भी कहते हैं। इसी को सामान्य भाषा में इसको क्या कह देते हैं हम लोग? घोल। तो ये जो विद्युत अपघट्य या घोल होता है ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में कह सकते हैं, या धारा जो प्रवाहित होती है, धारा की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में होती है, तो ये एक अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे किसी भी तार का एक प्रतिरोध होता है जिसको हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वो भी धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। और जो घोल होता है वो भी धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। उस रुकावट वाले गुण को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग को इतना जानना है कि जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है चलने की, वो हमेशा धारा के विपरीत दिशा में होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं उसको ऊर्जा ये सेल प्रदान करता है। सेल कभी भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करता है, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है। सेल कभी भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करता है, वे इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करता है। जब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट में जब जाते हैं उसी बीच में उसको ऊर्जा मिल जाती है। इसमें ऐसी विशेष प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है? तो इसको नोट कर लें। उसके बाद
और उसी परिभाषा पढ़ी जाएगी। अब इन्हें लाइए, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल या इसको इंग्लिश में लिख देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इसको शॉर्टकट में हम केवल EMF कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ये लिख लीजिए आगे। अब देखिए इसमें नाम से लग रहा है कि ये कोई बल है, यानी कोई फोर्स है, पर ऐसा नहीं है। जो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है ये कोई बल नहीं होता है, ये एक विभवांतर ही होता है, वोल्टेज। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल है? जो आवेश, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा दी जाती है उसको कहा जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है ना। तो इसका मतलब जैसे हमने बताया कि सेल जो है क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए। तो एकांक आवेश को पूरे चक्र में, यानी सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है या सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो परिभाषा हम लिख लेना इसकी, एकांक आवेश को सेल सहित इसलिए लिखा जा रहा है कि सेल के अंदर भी और बाहर भी कुल ऊर्जा कितनी देता है सेल। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, अथवा इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अथवा सेल द्वारा किया गया कार्य। सेल द्वारा किया गया कार्य कह सकते हैं, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल, इसको हम लोग शॉर्टकट में विद्युत वाहक बल ऐसे लिखेंगे। विद्युत वाहक बल को अब कहीं आगे लिखते हैं तो पूरा नहीं लिखेंगे, विद्युत वाहक और बल, इसको हम केवल शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। इसका प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये तो परिभाषा, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में
सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर एकांक आवेश ना हो, क्यू आवेश हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकाला जाएगा? तो इसके लिख सकते हैं कि यदि क्यू आवेश को पूरे परिपथ में, यानी सेल सहित शब्द यहां पर भी जुड़ा है, क्यू आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई या किया गया कार्य, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E हो जाता है W/Q। ये फार्मूला है सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का परिभाषा के अनुसार। नोट कर लें इसको। उसके बाद इसमें देखो मात्रक क्या हो जाएगा, तो E का मात्रक, E का मतलब विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मात्रक सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम होता है, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। वोल्ट से पता चल रहा है कि बल नहीं है, क्या है, विभवांतर है। E का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल सेल का एक लाक्षणिक गुण है, जो यानी सेल अगर बन करके तैयार हो गया तो उसका विद्युत वाहक बल फिक्स हो गया था। जब भी अगर बाजार कोई सेल खरीद के लाते हैं तो उसमें लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, वो सेल का विद्युत वाहक बल ही बताता है। ठीक है। जो प्लेटें डाले जाए, जो इलेक्ट्रोड उसमें डाले गए हैं, जो प्लेटों के क्षेत्रफल, जो प्लेटों के क्षेत्रफल प्लेटों की प्रकृति कह सकते हैं, प्लेटों की प्रकृति प्लेटों तथा विद्युत अपघट्य या गोल भी लिख सकते हैं, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर
करता है। प्लेटों तथा विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी ये जो जैसी प्लेट डालेंगे या जैसा विद्युत अपघट्य यूज करेंगे उसी आधार पर इसका विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट नोट कर लो। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल तथा घूल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये होगा, यानी उसका घोल की सांद्रता है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता और उसके प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है? प्लेटों की प्रकृति और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। नोट कर लें इसको। अगले दिन लगाइए टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखते हैं। एकांक आवेश को विद्युत परिपथ एकांक आवेश को विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं को विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को उन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल
विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को उन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ये देखिए विद्युत वाहक बल परिभाषा और इस परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। उसमें पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल, और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम उन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं यदि Q आवेश को दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा, प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू हो जाएगा W/Q। ये इसका फार्मूला बन जाता है। ठीक है, जरा नोट कर लिया है। सेल का विद्युत वाहक बल प्लेटों के क्षेत्रफल तथा घोल की सांद्रता शब्द नहीं आएगा यहाँ पर, घोल की मात्रा, इसको सही कर लें। सेल का विद्युत वाहक बल प्लेटों के क्षेत्रफल तथा घोल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। इसको नोट कर लें ऊपर वाले को, और नीचे वाला भी थोड़ा सही कर लें। मात्रक क्या हो जाएगा? V का मात्रक सूत्र के अनुसार तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलम, अथवा क्या कहते हैं हम लोग, वोल्ट होता है। नोट कर लें। बता दिया जाए। अब हेडिंग लगाइए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, या इसको हम लोग कहते हैं, लिख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब देखिए नाम से ही लग रहा है कि
ये सेल के अंदर होगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मतलब सेल के अंदर वाला जो प्रतिरोध, सेल के अंदर कौन सा प्रतिरोध होता है, जो उसमें विद्युत अपघट्य भरा जाता है, उसके द्वारा जो धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है, उस अवरोध को कहते हैं हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो परिभाषा हम लिख सकते हैं इसमें इस प्रकार से, सेल के अंदर दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच घोल या वैद्युत अपघट्य, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य के बीच घोल के द्वारा धारा के प्रवाह में, जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, सेल के अंदर दोनों प्लेटों के बीच घोल के द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है, अवरोध उत्पन्न होता है। सेल के अंदर दोनों प्लेटों के बीच घोल के द्वारा धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे सिंबल किसका है, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका सिंबल हो गया। यानी आप इतना जानना है कि जो भी विद्युत अपघट्य भरा है, वो विद्युत अपघट्य धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो अवरोध लगाता है, उसको हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेल के अंदर दोनों प्लेटों के बीच घोल के द्वारा धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका सिंबल R होता है। अब देखिए, ये जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आगे लिखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक एक चित्र देख लो विद्युत इसका सेल का। जैसे ये हमने बर्तन लिया, उसमें ये भरा हुआ है विद्युत अपघट्य। ठीक है, और ये हमने दो प्लेटें डाल दी इस पर। ये जो प्लेटों के बीच की दूरी, इसको हम लोग लिखते हैं d से। ठीक है, और प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है उसको a से लिखते हैं, और इसकी जो सांद्रता है उसको c से लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये जो तीन चीजों पर मुख्यतः निर्भर करता है कि प्लेटों के क्षेत्रफल के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका आंतरिक पद उतना ही कम होता है। ठीक है। दूसरा, ये जो बीच की दूरी होती है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होती है, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है। और जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सांद्रता है इस विलयन की, जो घोल भरा गया है, उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका जो आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमको लिखने हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, यह प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। कह सकते हैं जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी अगर d लिख दे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा d के, दूरी जितनी कम होगी आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा, यानी कम चलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को, तो कम अवरोध लगेगा। दूरी ज्यादा होगी तो ज्यादा चलना पड़ेगा घोल पर, तो ज्यादा अवरोध उत्पन्न होगा। दूसरा पॉइंट है, यह प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो R होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/A। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा आंतरिक उतना ही कम होगा। क्षेत्रफल ज्यादा होगा यानी ये जैसे क्षेत्रफल है प्लेटों का, क्षेत्रफल अगर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, और क्षेत्रफल अगर कम होगा तो चाहे जहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो उसको परेशानी होगी। इस वजह से इसका क्षेत्रफल ज्यादा होने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट, यह घोल की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के कॉन्सेंट्रेशन है। जितना ज्यादा गाढ़ा हम घोल भर देंगे उसका आंतरिक उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम इसमें ये लिख सकते हैं कि सेल का जो आंतरिक, चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सेल के यूज करने पर भी डिपेंड करता है। सेल को जितना यूज करते जाएंगे उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो लिख सकते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के प्रयोग या उपयोग, सेल के उपयोग के साथ बढ़ता जाता है। ये फिक्स नहीं रहता आंतरिक प्रतिरोध। जैसे जैसे यूज करते जाएंगे, जैसे सेल पुराना होता जाएगा वैसे वैसे आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो उसको हम इस प्रकार से याद कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।